हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसलेशन स्टडी कर लिया, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन स्टडी कर लिया है और टीआरएनए का स्ट्रक्चर। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को देखें। अब वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, तभी आपको जो टॉपिक है ये इजीली समझ में आएगा। और टॉपिक थोड़ा सा वाइड है, इसलिए जो टॉपिक की वीडियोस हैं वो आपको 2 पार्ट्स में मिलेंगी। तो सबसे पहले इस पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो सब पार्ट 1 में क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन के लिए। आपको इतना तो पता है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, वो क्या होगा, ट्रांसलेशन होता है। वो ट्रांसलेशन कैसे होता है, क्या उसके स्टेप होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको एमआरएनए स्ट्रैंड चाहिए, फिर अमाइनो एसिड चाहिए, टीआरएनए। जो स्ट्रक्चर हमने टीआरएनए का देखा है वीडियो में वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लेना कि टीआरएनए ई साइड पे आएगा, अब पी साइड पे आएगा, अब ए साइड पे, पहले वो पी साइड पे जाएगा, इलॉन्गेशन के टाइम पे वो ए साइड पे जाएगा। इस टाइप से राइबोसोम के बिना तो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सब जानते हैं ना, राइबोसोम सेल ऑर्गेनली है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। एंजाइम चाहिए कोई भी रिएक्शन को, कोई भी प्रोसेस को मीडिएट कराने के लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये तो पता ही है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एमआरएनए, एमिनो एसिड, टीआरएनए, राइबोसोम, एंजाइम, ठीक है, ये सब आपको चाहिए। तो राइबोसोम क्या है, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, आरआरएनए एंड आर राइबो प्रोटीन से मिलके बना है। प्रोकैरियोट्स में 2 सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की, एक होती है 30S सब यूनिट और एक होती है 50S सब यूनिट। ठीक है, प्रोकैरियोट में कौन सा टाइप का आरएनए होता है, मैंने वो वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स में कौन से टाइप का राइबोसोम होता है, 80S टाइप का होता है। अब प्रोकैरियोट में जो ये 70S है ये होता है 30S सब यूनिट में और एक होता है 50S सब यूनिट में। तो जो 30S है उसमें क्या होता है, उसमें 16S आरएनए होता है जो स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, जो प्रोटीन इनिशिएशन को सिंथेसिस में इनिशिएट कराता है, सिंथेसिस को जो स्मॉलेस्ट होता है और इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें 1541 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 21 प्रोटीन, जबकि 50S आरएनए में 23S आरएनए होता है और एक 5S आरएनए भी होता है। 23S आरएनए में 31 प्रोटीन्स होते हैं, 2904 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं मैंने आपको क्या बताया राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है, बिना राइबोसोम के तो आपका प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं होगा। ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल से मिलके बना होता है। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है जबकि यूकैरियोट में 80S का होता है। 50S और 30S सब यूनिट होती हैं प्रोकैरियोट्स में। जो 30S होती है उसमें 16S आरएनए होता है जो स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, जो इनिशिएट कराता है प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोकैरियोट्स में। और जबकि इसमें क्या होता है, जो 50S होता है उसमें कौन सा होता है हमारे पास, 23S आरएनए होता है और एक 5S आरएनए भी होता है। और जो 23S आरएनए होता है इसमें 2904 न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्लस 31 प्रोटीन्स होते हैं। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इनमें कितनी साइट्स होती हैं। देखो, इसके हमारे पास 3 साइट होती हैं, EPA साइट, ठीक है। अब मैं आपको इसमें हम यही देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो टीआरएनए होगा वो पी साइट पे आएगा, फिर टीआरएनए ए साइट पे जाएगा और जब ट्रांसलोकेशन होगा तो शिफ्ट करेगा एक एक। तो सबसे पहले हम समझते हैं PA साइट के बारे में। जो पी साइट है वो पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग है जो होल्ड करता है आरएनए मॉलिक्यूल को लिंक टू द ग्रुप ऑफ एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी जो पहले टीआरएनए आएगा वो इस वाली के पास होगा, उसको होल्ड करके रखेगी। फिर ए साइड पे यानी जिस टीआरएनए के पास एमिनो एसिड बाइंड होगा उसको लॉन्गेशन के टाइम पे होल्ड करके रखेगी, ठीक है। P फॉर पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, A फॉर अमाइनो एसिड टीआरएनए और E एग्जिट साइट होती है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्टिवेशन होगा अमीनो एसिड का। सबसे पहले जो अमीनो एसिड होगा उसका एक्टिवेशन होगा।
उसके बाद इनिशिएशन। तो एमिनो एसिड कैसे एक्टिवेट होंगे? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड इज़ मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक एक्टिवेशन एंजाइम, जिसको हम एमिनो एसिड सिंथेटेज बोलते हैं, उसके द्वारा। तो एमिनो एसिड प्लस एटीपी और एंजाइम ले लिया एमिनो एसिड सिंथेटेज, तो क्या बनाएंगे? एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब एटीपी है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे पीपीआई, और 1 फॉस्फेट होगा एएमपी बना लेगा एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ। तो एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इस टाइप से जो हमारा एमिनो एसिड होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो रिएक्शन अकर बिटवीन एमिनो एसिड एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम, यानी जो रिएक्शन होगी एमिनो एसिड में और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स के द्वारा हो रही है। अभी मैंने कहा ना कि किसी भी रिएक्शन में एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसमें यहाँ पर कौन सा एंजाइम आ रहा है? एमिनो एसिड सिंथेटेज। तो हमेशा याद रखना है, सबसे पहले एमिनो एसिड का क्या हो रहा है? एक्टिवेशन हो रहा है। किसके एंजाइम के प्रेजेंस में? एमिनो एसिड सिंथेटेज के प्रेजेंस में हो रहा है, और वो एंजाइम एमिनो मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे। अब ये जो चार्ज एमिनो एसिड है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? टीआरएनए के एमिनो एक्सेप्टर साइट पर। हमने पढ़ा था कि वो 3' साइड पर होती है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, फिर उसके नीचे टी लूप होती है, पढ़ा था ना हमने तो वहाँ पर जाएगा। अब इसका ट्रांसफ़र होगा टीआरएनए के एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट पर। रिएक्शन अकर बिटवीन एमिनो एसिड एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे। अभी ट्रांसफ़र कहाँ होगा? अभी मैंने बताया आपको टीआरएनए के एमिनो एक्सेप्टर एंड पर। A high energy bond is formed between in AMP enzyme complex and hydroxyl group in 2' or 3rd carbon on sugar last nucleotide. 20 different amino acid tRNA, डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट टीआरएनए भी चाहिए उसको। ठीक है, हमारे पास अमीनो एसिड कितने होते हैं? 22 होते हैं, टोटल 20 होते हैं, और 22 प्रोटीनोजेनिक होते हैं, 21 सोलेनोसिस्टीन होता है, 22 पैरोलाइसिन, और भी बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो अब उसके लिए डिफरेंट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज चाहिए, उसके ये ट्रांसफ़र होगा टीआरएनए की साइड पर। अब यहाँ पर हमारे फिर इनिशिएशन फैक्टर स्टार्ट हो रहा है। इनिशिएशन फैक्टर में क्या हो रहा है? सबसे पहले जो पहला होगा आपका इनिशिएशन फैक्टर, ये फर्स्ट स्टेप होगा ट्रांसलेशन का। अभी तक आपका क्या हो गया? एमिनो एसिड का एक्टिवेशन हो गया। एमिनो एसिड जो है वो टीआरएनए के एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट पे पहुँच गया। अब इसमें क्या होगा? जो 30s सब यूनिट होगी वो जो 70s होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा 2 सब यूनिट में, 30s और 50s। 70s पार्टिकल आर डिसोसिएटेड इनटू 2 सब यूनिट, 30s एंड 50s। अब यहाँ पर ये एक mRNA स्ट्रैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये AG स्ट्रैंड है 5'3 इस तरफ 5' की तरफ। अब यहाँ पर 16S हो जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच होगा। यहाँ पर ये समझो P साइट है, कोडोन है, टीआरएनए यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। और अब यहाँ पर 30S RNA जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ गया? 30S RNA, तो डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पर IF3 फैक्टर लग जाएगा। IF3 फैक्टर क्या करता है यहाँ पर आके कि जो भी बाइंडिंग होती है 50S की, उसको फर्दर प्रिवेंट करेगा कि 30S तो लग गया, अब यहाँ पर 50S ना आ जाए। अगर यहाँ पर 50S आ जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पर आपके पास लग जाएगा IF3 फैक्टर। और ये वाला जो होगा 16S RNA वाला, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। राइबोसोम बाइंड्स टू 30S सब यूनिट विच इज़ कॉल्ड शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस। 30S सब यूनिट पर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और इसको हम शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एट एन इज mRNA इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू अ रीज़न, ये 16S RNA का कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो AGG है, AG वाला जो रीज़न है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर अटैच होगा, यहाँ पर आके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लग गए, तो ये इसका क्या है? इससे हम शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस बोलते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री रीज़न होता है,
राइबोसोम बाइंडिंग साइट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन दैट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ mRNA। अब यहाँ पर राइबोसोम अटैच हो गया, बाइंडिंग हो गई, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें मिथ्योनिन tRNA मिथ्योनिन हमने पढ़ा था ना कि प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथ्योनिन आखिर अटैच होता है, फॉर्माइल। तो मिथ्योनिन tRNA फॉर्मेट की प्रेजेंस में F-MET tRNA मिथ्योनिन बना लेता है। मिथ्योनिन tRNA अंडरगो फॉर्माइलेशन किसके एंजाइम की प्रेजेंस में? ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेट सोर्स। तो इनिशिएशन में जो हमारा 70s होगा पार्टिकल वो डिसोसिएट होगा 30s और 50s में। 30s तो नीचे अटैच हो जाएगी, बाद में आकर जब वो ट्रांसलेशन कराएगी IF3 फैक्टर लग जाएगा कि 50s अब फर्दर से वहाँ पर अटैच ना हो सके। और IF2 तो GTP के साथ tRNA को लेकर आएगा P साइड पे, सपोज करो ये आपकी P साइड है, यहाँ पर लेकर आएगा। और इस सीक्वेंस को जहाँ पर 16S RNA अटैच है हम शाइन डेलगैंडो सीक्वेंस बोलते हैं। ये सब होता है। अब आपका जो tRNA मिथ्योनिन था फॉर्मेट की प्रेजेंस, फॉर्मेट के साथ ट्रांसफॉर्मालाइज एंजाइम में के प्रेजेंस में वो हो जाएगा एक्टिवेट, F-MET tRNA मिथ्योनिन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। अब राइबोसोम tRNA इंट्रैक्शन होगा। अब इसमें क्या होगा, जो IF2 फैक्टर होगा वो GTP के साथ tRNA को राइबोसोम साइट पर लेकर जाएगा। IF3 ने क्या कर दिया उसको कि यहाँ पर 50S नहीं आएगा, अब यहाँ पर tRNA आएगा। तो GTP IF2 GTP के साथ IF2 प्लस GTP ये किसको लेकर आएंगे? ये लेकर आएंगे आपके tRNA को। किसको लेकर आएंगे? tRNA को लेकर आएंगे। द इनिशिएशन फैक्टर IF2 इज एसोसिएशन विद F-MET tRNA फॉर्म्स अ बाइनरी कॉम्प्लेक्स। अब वो एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स जैसा बना लेंगे कुछ स्ट्रक्चर जो वहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। कोई बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जो आपके वहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो 30S tRNA कॉम्प्लेक्स में इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये किसका फॉर्मेशन करेगी? प्री टर्नरी कॉम्प्लेक्स का। प्री टर्नरी कॉम्प्लेक्स अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू फॉर्म 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब उसके बाद 30S तो बन गया, वहाँ आकर आपका P साइड पर जो IF2 था GTP के साथ tRNA को लाकर P साइड पर अटैच कर देगा। प्री टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया। प्री टर्नरी कॉम्प्लेक्स अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब क्या होगा, 70S का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। 70S नहीं, ये मेरे को बोलना चाहिए, मतलब कि 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अब वहाँ पर से जब IF3 और IF2 फैक्टर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे तो जो 50S है वो भी फर्दर आके अटैच हो जाएगी, या तो वो डिसोसिएट कर ले, एसोसिएट करते 30S कुछ भी कर सकता है वहाँ से। जब IF3 फैक्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो अब आपकी जो 50S वाली जो बिग यूनिट लार्जर यूनिट होती है अटैच हो जाएगी, स्मॉल वाली तो पहले से ही अटैच थी। 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैन आइदर डिसोसिएट आर एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड इनटू फॉर्म 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब 50S अटैच हो जाएगा 30S के पास तो 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 30S to 50S बिकम इरिवर्सिबल आफ्टर इनिशियल। जब IF1 और IF3 निकल जाएगा तो ये IF1 क्या करता है, ए साइड पर आ जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है कि कोई भी न्यू tRNA मॉलिक्यूल नहीं आए। अब अगला जो tRNA आएगा वो ए साइड पर आएगा, P साइड पे तो आ गया, अब नेक्स्ट वाला कहाँ पर आएगा, ए साइड पर आएगा, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। बाद में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो 50S आकर अटैच हो जाएगी। जब 50S और 30S आ जाएंगे तो 70S का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आफ्टर दैट 30S 50S एसोसिएशन methionine gets located and ribosome P site so that it can bond incoming and tRNA encoded by second mRNA codon ribosomal। लेटर IF2 रिलीज़ हो जाएगा, GTP निकल जाएगा और IF2 भी रिलीज़ हो जाएगा और 70S कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो ये IF2 और GTP इसको P साइड पे लेकर आ रहे हैं। IF3 फैक्टर यहाँ पर पहले से ही लग गया था कि कोई भी फर्दर बाइंडिंग ना हो सके 50S RNA की, उसको प्रिवेंट करेगा। और IF2 GTP प्रोटीन के साथ उसको हाइड्रोलाइज और IF1 यहाँ पर जब ये निकल जाएंगे तो 30S तो मैंने आपको पहले यहीं पे दिखा दी थी कि जो स्मॉलेस्ट थी वो यहाँ पर आकर ऐसे अटैच हो गई थी, तभी इनिशिएशन हो रहा था ये शेंडेल-गैंडो सीक्वेंस। फिर यहाँ पर राइबोसोम का tRNA के साथ अट्रैक्शन हुआ था, tRNA को IF2 फैक्टर लेके आ रहा है। फिर जब ये बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया उनके
बीच में बाइनरी कॉम्प्लेक्स फिर 50s सब यूनिट आकर अटैच हो जाएगी। जब 50 और 30 दोनों हो गए तो 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस टाइप से आपके इनिशिएशन फैक्टर में होगा। ठीक है, इनिशिएशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलॉन्गेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड हैव अ नाइस डे।